दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। सुमित भाई, आज आपसे 2 इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करनी है। एक डिस्कशन करनी है चाइना पे और एक करनी है पाकिस्तान पे। चाइना पे ये करना है कि चाइना इंडिया जो है वो हर जगह डिस्कस करता है जी, वो जो उइगर्स हैं चाइना में, उनका इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और कोई बोलता नहीं है, पाकिस्तान नहीं बोलता, फलाँ नहीं बोलता, फलाँ नहीं बोलता। अभी रिसेंटली यूएनएचसीआर में, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन जो है उसमें उन्होंने एक रेज़ोल्यूशन आया अबाउट जो राइट्स सिचुएशन है चाइना का जो एरिया है सिंकियांग। इंडिया जो है उसने अब्स्टेन किया उसमें से। आप क्या समझते हैं, इंडिया जो कि इतना वोकल है, इतना टफ है चाइना के ऊपर ख़ास तौर पे इस सिंकियांग को लेकर के, और अमेरिका और वेस्ट के साथ बड़ी मिल के एक पॉलिसी भी बनाता रहता है। जो वेस्टर्न ममालिक ने उस रेज़ोल्यूशन को सपोर्ट किया, आप अपने दोस्तों से पीछे हट गए। आप वेस्टी यूरोप से, जापान से, क्वाड से, बाकियों से पीछे हट गए और आप साइड पे खड़े हो गए और उनको कहा ठीक है, आप जो हमें सपोर्ट करें। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या डॉक्टर जयशंकर की क्या स्ट्रैटेजी इसमें हो सकती है? आप इसको कैसे रीड करते हैं सुमित भाई? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा टॉपिक है आज। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हमने किसी के साथ, किसी के आगे, किसी के पीछे, किसी के ऊपर, किसी के नीचे रह के तो कभी कुछ कहा ही नहीं। अब वो अमेरिका हो या वो श्रीलंका हो, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी पे न किसी का इन्फ्लुएंस है, न किसी का प्रेशर है, न किसी की तरफ इंक्लिनेशन है। दूसरी बात, अगर आप अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं, इट्स इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। वी चूज आवर वॉर्स एंड बैटल्स एंड वी चूज देम एट द वी इवन चूज द प्लेस एंड टाइम, राइट। अब इस पे आते हैं, अगर अब इसकी बात करें जो आपने विषय छेड़ा आज, देखिए 47 मेंबर्स है यूएनएचआरसी में, ठीक है। अब चीमा साहब 19 ने तो अपोज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है, और सारे मुसलमान मुल्कों ने अपोज किया, जबकि उगर तो मुसलमान है। अब 11 ने एब्सटेन किया, 17 अप्रूव आ गए, तो रेजोल्यूशन बट नेचुरली गिर गया। तो अगर अब एब्सटेन करने का मतलब होता है ना आप सपोर्ट करते हो ना अपोज करते हो। रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट में आपने मुझसे पूछा था, भाई आपने एब्सटेन किया, मैंने कहा ना हम सपोर्ट करें ना अपोज करें, हम तो बात करें पीस की, हम तो चाहते ही नहीं लड़ाई हो। अब आप यूएनएचआरसी की बात करें, यूएनएचआरसी इज अ सेसपूल ऑफ बायस। ये खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा। दिस आर द वर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ गुट बनते हैं, यहाँ चीजें बनती हैं, यहाँ कभी इस चीज पे वो अधिवेशन लाते, कभी उस चीज पे अधिवेशन लाते, कभी उस चीज पे लाते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी अधिवेशन या जो भी रेजोल्यूशन आज तक लाया, तो उसका हुआ क्या, व्हाट बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अब आप देखिए हुआ क्या चीमा साहब। अब ये जो रेजोल्यूशन आया, भारत की लास्ट 20 साल से स्ट्रेटजी देखें, वी हैव नॉट सपोर्टेड 20 साल से एनी रेजोल्यूशन विच इज अगेंस्ट एनी कंट्री, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है कि अगर आप किसी कंट्री के अगेंस्ट यूएनएचआरसी को प्लेटफॉर्म यूज करो रेजोल्यूशन लाने के लिए, दैट इज नॉट राइट। तो हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, आज भी नहीं किया। एक और चीज आप देखिए, इसमें यूक्रेन ने भी एब्सटेन कर लिया। जिस यूक्रेन पे अमेरिका ने इतना पैसा वैसा लगाया, वो यूक्रेन भी एब्सटेन कर चुका है, ठीक है। अभी आपसे कुछ F-16 वगैरह की डील हो रही थी, पैकेज मिल रहा था, आपने तो खैर अपोज ही कर दिया। और बाजवा साहब वहाँ अमेरिका के मेहमान बन के बैठे, अपोज है आप कर रहे हैं। सारे मुसलमान कंट्रियों ने अपोज कर दिया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी, हमने तो पहली बार उसमें चीज़ की, और ये आज हमारा पहला स्टैंड नहीं। हमने जो तमिल्स के खिलाफ रेजोल्यूशन था, उसमें भी हमने एब्सटेन किया। उसमें तो हमने स्टेटमेंट भी दिया, देखो जी श्रीलंका को अभी काफ़ी कुछ करना है, तमिलों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए, इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी काफ़ी कम काम हुआ, हमने ये नहीं कहा ज़ीरो काम हुआ, काफ़ी कम काम हुआ। तो ये एक बात है यहाँ पे। अब इसमें एक और एंगल भी चीमा साहब, देखिए ये रेजोल्यूशन बैक था, अगर आप इसको स्टडी करें, अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक के, राइट। मैं आपको पहले भी कई बार हमारी बात हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ, देखिए अमेरिका अमेरिका है, ठीक है, इंडिया इंडिया है। इट्स अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। इंडिया यूके नहीं है जी साहब, इंडिया कनाडा भी नहीं है, इंडिया जर्मनी भी नहीं है, इंडिया जापान भी नहीं है। अब ये जो अमेरिका आगे चल गया, जहाँ चल दिया, जैसे चल दिया वहाँ पीछे लग लिया, और मतलब बस ऐसे करके जी जी भाई साहब, वो तो हमारे साथ चलता नहीं। अब ये देखिए, यूके ने हेल्प, यूके और यूरोप ने, दे पार्टिसिपेटेड विद अमेरिका इन दिस रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब पूरा यूरोप रिसेशन में, यूके तो रिसेशन में, ये तो एसएनपी कहता है, 5-7 दिन पहले एसएनपी ने
ऑफिशियली बोल दिया यूके इन रिसेशन, जो मैं 3 या 6 महीने से आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, यूरोप विल गो इन रिसेशन एंड स्पेशली यूके विल बी द नंबर 1 कंट्री टू गो इन रिसेशन। अब ये जो मेरी प्रोडक्शन थी, ये रियलिटी में बदल गई। चीमा साहब, ना हमने किसी की लड़ाई लड़ी है, न किसी का एजेंडा चलाया, न किसी का प्रोपेगेंडा चला है, न किसी के एजेंडा चला रहे, न किसी के लिए हम लड़े हैं, न किसी की लड़ाई लड़ते हैं। अमेरिका को लगा उनको एक चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना, उन्होंने लाया। जो हमारी जियोपॉलिटिक्स कहती है, जो हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कहते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच कैन अगेन चेंज इन टाइम, विल डू दैट। हम वो बात करेंगे। बाकी हाँ, सिंजियान में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मैं आपके शो पर कई बार कह चुका हूँ, बट मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम पूरे मुसलमान मुल्कों में से किसी को नहीं दिखाई दे रही है, ये कहीं किसी को दुनिया में और दिखाई नहीं दे रही। और अमेरिका भी क्या कर रहा है, अमेरिका इज ट्राइंग टू play this tango wherein they are trying to level China at one field, एक चाइना को एक फील्ड पे लेवल कर रहे हैं। ऑन द सेम टाइम वो पाकिस्तान को F-20 का एक F-16 का पैकेज भी दे रहे हैं, राइट। और ये उनके एम्बेसडर अचानक 75 साल बाद पीओके में कुछ जलसे वलसों में घूम रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चीमा साहब, अगर ऐसा कुछ होता है, वो बोलेंगे ठीक है जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम खुद मुख्तार मुल्क है, हमें जो हक है करें, हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम खुद मुख्तार मुल्क है। वेर इंडिपेंडेंट कंट्री विद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विल डू व्हाट सूट्स आवर इंटरेस्ट एंड दिस मे और मे नॉट बी अ फर्म स्टैंड। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, दो तीन चीजें क्लियर चलेगी। सबसे पहले अमेरिका, ये किसी भी बड़ी कंट्री को ये पता लग गया, आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे को ना ही आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ना ही प्रेशर कर सकते हो, ना ही इसको इंक्लाइन कर सकते हो। ये आज प्रूव हो गया। B4 की बात करें, जिसमें अमेरिका, इंडिया, चाइना और रशिया आता है, आज B4 को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया, इट्स इंडिपेंडेंट एंड रेजिलिएंट फॉरेन पॉलिसी। और तीसरी चीज जो फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पीपल शुड नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू। अमेरिका एक स्वीट स्पॉट पे रेजोल्यूशन लाया, जिसको पता है यार अभी तो इंडिया को मजबूरी में इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट ही करना पड़ेगा। और अगर हम रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं, तो हमारे मित्र चीमा साहब क्या कहते हैं, अरे आप तो अमेरिका के लग गए, आप तो अमेरिका पे आपने प्रेशर डाल दिया, अमेरिका का रेजोल्यूशन आप सपोर्ट करके, हमने तो खुद इसको अपोज किया है, हमें तो सिंजियान दिखता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं ऊपर कौन है, हमने अपोज किया, आप अमेरिका के प्रेशर में आ गए। आप तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते थे, आप तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करते थे। जब कंट्री का स्ट्रक्चर बढ़ता ना चीमा साहब, what I told you, likewise, we are not a developing country, we are superpower in making, and they should have their own ways and means। and जो एक हिंदी में कहा होता है ना, हम जहाँ खड़े होते हैं, लाइन वहां से शुरू होती थी। बस आप फॉरेन पॉलिसी रेजोल्यूशन हो, जो भी हो, जैसे हमें सूट करेगा, जब करेगा वैसे करेंगे। किसी का इन्फ्लुएंस और किसी का प्रेशर, ये किसी का प्रोडिक्शन, तीनों में से कुछ नहीं चलेगा सर। ये सुमित भाई, आखिरी जो मिनट आप बोले, मुझे तो ऐसे लगे हम मैं बॉलीवुड जो कि मैंने एंटर हो गया हूँ कहीं पे जो है ना, बॉलीवुड आ गया बीच में। सुमित भाई, ठीक है, आप जहाँ से खड़े होते हैं, क्या वो लाइन वहीं से खड़ी होती है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अप्रिशिएट, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है, पहली सीढ़ी है जिंदगी में कामयाबी की। सुमित भाई, ये ठीक है, आपने जो आज ये एक होम्योपैथिक सी पोजीशन इंडिया ने ले ली है ना, होम्योपैथिक पोजीशन मैं कहूंगा, मतलब कोई नहीं होगा ना, यूक्रेन भी ऐसे है, मुसलमान दुनिया को तो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, पाकिस्तान को भी करता हूँ। पाकिस्तान तो जिसे कहते हैं ना, वो सारी बातें बोल ही नहीं सकता, क्योंकि चाइनीज से हमें बड़े काम है भाई। आप आए रोज सिक्योरिटी काउंसिल चले जाते हैं कोई ना कोई गेम लेके, तो वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में कोई तो चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो, ठीक है, और वो उसको वीटो करे और उसको सारा करे, तो वो फिर हमें तो चाइना की मदद करनी पड़ती है, वो तो मुझे समझ आती है एक वो। लेकिन इस सारी बात है, सारे प्रोसेस में हमें समझ नहीं आई कि इंडिया इतना ज्यादा क्यों वल्नरेबल हो गया, क्यों कमजोर हुआ। और नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने इंडिया के अंदर इतना प्रेशर हाइप क्रिएट करके रखी है चाइना की, वो सारे के सारे, और इंडियन मीडिया जो कि चाइना, वो तो शुक्र करें इंडियन मीडिया, चाइनीज को हिंदी नहीं आती या उर्दू नहीं आती, वरना सारी डिस्कशन तो उधर हो रही थी। वो मैं अक्सर देखता हूँ, हमारे जो इंडियन मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने चाइना पे भी बात करनी हो तो वो पाकिस्तान पे साथ में ला लेते हैं, ताकि जरा मसाला मसूला हो जाए। सुमित भाई, आपने एक पॉइंट रेज किया, उस पे आना चाहता हूँ। जी, मैंने कहा था चाइना पे बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे, कि इंडिया क्यों कंसर्न्ड है इतना ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू द यूएस एम्बेसडर विजिट टू आज़ाद कश्मीर। मैं आज देख रहा था, बहुत सारे सहाफ़ी जो इंडिया में हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये बात चल रही है, ओ जी आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहा, वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। अब लेट्स से पाकिस्तान, ये नॉमेनक्लेचर है ना, ठीक है, हम उस कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कहते हैं, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहते हैं, ठीक है। तो मैं इंडियन सहाफ़ियों को कुछ देख रहा था, उन्होंने कहा जी अच्छा,
$450 मिलियन की वो भी दे दी। पाकिस्तान को हवा के ठंडे झोंके आ रहे हैं, ठीक है। इधर से यूएस एम्बेसडर चलता है आजाद कश्मीर, जाके वहां पे लफ्ज आजाद कश्मीरी बोल देता है। ये क्यों? व्हाई देयर इज एन एंजाइटी? अमेरिका एंड इंडिया हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बड़ी एक्सीलेंट रिलेशनशिप, लेकिन ये एंजाइटी, इनसिक्योरिटी क्यों है? क्यों? व्हाई देयर इज, व्हाई इंडिया इज सो मच सेंसिटिव? क्यों इतना ज्यादा सेंसिटिव है? ये बड़ी, मुझे बड़ी हैरानगी होती है ये देख के। क्या आप अमेरिका से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर बैठे हैं, या कि अमेरिका थोड़ा पीछे हट गया है? व्हाट इज इन द माइंडसेट ऑफ द स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, आपसे पता चल सकता है? देखिए चीमा साहब, पहले एक दो चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी रिलीजन बेस्ड तो है नहीं। अगर रिलीजन बेस्ड होती तो हम श्रीलंका को सपोर्ट करते और चाइना वाला अपोज करते। एब्सटेन दोनों ही किए, पहली बात। और आप कह रहे थे चाइना से डर गए ये वो। अभी इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन में जो चाइना एंटी ऑकस रेजोल्यूशन ला रहा था, उसको चाइना को वापस करना पड़ा मजबूरन। किसने किया? किसने करा? हमने कराया। ये तो चाइना ने भी कहा, इंटरनेशनल मीडिया में भी खबर आई है ना। देखिए जहां हमें जरूरत पड़ता है वहां हम चाइना को पब्लिकली आके उनकी औकात बता देते हैं। IEA में they had to pull back their resolution courtesy India and I'm proud of that. We made them pull that back. वो ऑस्ट्रेलिया पे वो जो न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया रहा था उस पे वो सेंध लगाना चाहते थे, वो हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने, चाइना ने, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कहा इट्स बिकॉज ऑफ इंडिया, इवन IEA ने कहा इट्स बिकॉज ऑफ इंडिया ये रेजोल्यूशन कॉक हुआ। हमारा इंटरेस्ट था वहां था बिकॉज हमें चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को वो सबमरीन मिले और वो जो एक क्वाड का पार्ट है वो बनता रहे। ठीक है जी। अब अगर फॉरेन पॉलिसी रिलीजन बेस्ड होती, जो आपकी तो रिलीजन बेस्ड है, अगर होती तो आज हम तमिल वाले इशू पर सपोर्ट करते हैं और इस वाले पर हम विरोध करते हैं। हमने दोनों पे एब्सटेन किया। दिस शोज कंसिस्टेंसी इन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, आपकी तरह नहीं कि जहां आपको कन्वीनियंट है। और तीसरी बात आपने कही कि भाई हमको चाइना को सपोर्ट करना मजबूरी है, क्या करें, UNSC में इधर उधर हेल्प चाहिए। तो चीमा साहब, फिर ये जो आप इस्लामिक कंट्री की उम्मा की बातें करते हैं, आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामिक कंट्रियों की रहनुमाई की बातें करते हैं, उसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो मतलब यहाँ आपका अपना इंटरेस्ट पहले है, बाकी ये सब तो दिखाने को। जहाँ अपना इंटरेस्ट आता है वहाँ आप कंट्री को पहले देखते हैं। जहाँ जैसे कन्वीनियंट होता है पॉलिटिक्स वो करती है, तो कंट्री की करते हैं या रिलीजन की करते हैं। जहाँ जिस पे ज्यादा नंबर मिल जाए, जहाँ जिसकी ज्यादा वेटेज हो, जहाँ जिसकी ज्यादा लेवरेज हो, वो वाली आप पॉलिटिक्स करते हैं। ये आपने बोला। अब आता हूँ मैं अब जो इंडियन जो पाकिस्तानी अमेरिकन एम्बेसडर गए POK में, अब उन्होंने बोला AJK करेक्ट। चीमा साहब, ए से मैं गूगल पे देख रहा था 473 वर्ड शुरू होते हैं। ए से आजाद शुरू होता है, ए से अधूरा शुरू होता है, ए से आला शुरू होता है, ए से अंधा भी शुरू होता है। ठीक है। तो इन 443-73 वर्डों में से करीब आपको कैसे पता लगा? आपने कैसे मान लिया एक फॉर आजाद ही है? देखिए कहते सावल के अंधे को हर चीज हरी नजर आती। मैंने सुना था AJK का मतलब हाउ डिड यू इंटरफेयर आजाद? ही नेवर यूज्ड द वर्ड आजाद, राइट? और वो POK है, आप उसको आजाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको POK कहते हैं। यहाँ नॉमेनक्लेचर में सिमिलैरिटी है। ठीक है। इस साइड की कश्मीर की तो खैर बात ही नहीं। अब आते हैं इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट टाइम हमने बात की थी, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में मौसम बहुत खुशगवार है, रिलेशन चल रहे, ट्रेड चल रहा है, सब चल रहा है। हमें पता है अमेरिकन को हैव टू प्ले टू देयर ओन गैलरीज। 75 साल बाद आज याद क्यों आई? कोई बात नहीं। और AJK बोल दिया, कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो इंडिया को कोई तकलीफ नहीं, आप वहां जाए, घूम फिर आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए हमारा अमेरिका से ट्रांजिशनल रिलेशन नहीं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप है। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स, देयर इज नो ट्रांजिशन इन इट। आपके साथ एक बड़ा ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप है। आपके नियाजी साहब तो 4 साल तक फोन करते रहे, कोई उठाता नहीं था। अरे यार 4 साल तो कोई फोन नहीं कर ले। अब चीमा साहब, अभी एक पैकेज अनाउंस हुआ है। अब 3 सवाल आते हैं पैकेज में। मैंने अपने नेशनल मीडिया में भी बोला, भाई पैकेज कब तक इंप्लीमेंट होगा? पहला सवाल। पैकेज में के बाद आपकी F-16 की अवेलेबिलिटी कितनी बढ़ेगी? टेंजेबल सवाल का आंसर कोई पाकिस्तान से कोई नहीं दे रहा मुझे। तीसरा सवाल, जब ये पैकेज इंप्लीमेंट होगा तो एंड ऑफ लाइफ कितने साल बढ़ेगा? मेरे हिसाब से 3 साल बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये लॉकहीड मार्टिन ने भी इसको इंडिकेट किया है। तो ये पैकेज भी कोई बड़ी बात नहीं। ये पैकेज कोई स्ट्रेटेजिक बैलेंस अपसेट नहीं करे, आपको कोई नया मिसाइल सिस्टम, कोई नया वेपन सिस्टम नहीं मिल रहा। ठीक है। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक को थोड़ा छुआ भी था। तो ये सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स चलते रहते हैं, राइट। अभी वाजवा साहब गए हैं US,
तो पता नहीं किस लिए गए, क्या गए, रिटायर होते जाते हैं। वैसे एक बहुत खासियत है पाकिस्तानी जनरलों में, जब तक वो पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते थे तो वो यूनिफॉर्म में रहते कहते हैं गाजी, गजनवी, गजवाए हिंद, हर चीज़ कहते हैं, काफिर है, इस्लाम को बढ़ाना, उम्मा, शरिया, सब कुछ बातें करते हैं, सब बिल्कुल वो तब तक बिल्कुल ज़बरदस्त वो बातें करते हैं। जिस दिन चीमा साहब रिटायर हो जाते, कोई इधर निकल जाता, कोई उधर निकल जाता। आपके जब तक पीछे मियाँ नवाज शरीफ साहब पिछले 30 सालों से सत्ता में आगे पीछे रहे, 6-7 जनरल आए गए, उनमें से कितने पाकिस्तान में रहे, ये सवाल मैं पूछूं। और ये जो आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो काफिर है, जो एक्सेस ऑफ इविल ऑफ अमेरिका कहते हैं, जिसको आप रोज गाली देते हैं, जिसमें आपके चलता हुआ बच्चा भी इसको गाली देता है, पर ये रिटायरमेंट के बाद सब वहीं क्यों पहुंच जाते हैं? फिर अमेरिकनों से ऐसी दोस्ती क्यों, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी डीलिंग क्यों है? और ये कोई भी पाकिस्तान का जनरल, आर्मी चीफ जब रिटायर होता तो पाकिस्तान की जमीन में ऐसा क्या वहां नहीं टिकते? चीमा साहब, ये बड़े सवाल हैं, ये बड़े, बाकी सिमेंटिक ऑप्टिक्स तो होता है। अब अमेरिका भी कोई एक आध बार इधर उधर फॉरवर्ड स्टैंड मारता, उनको भी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को जवाब देना, ये देना, ये देना। पर आप बताइए, इस विजिट के बाद कोई 5 चीजें, कोई 10 चीजें, कोई 7 चीजें ऐसी बताइए जो स्ट्रेटेजिकली हिली हो, या भारत को, मतलब भारत के, मतलब ना कोई कहीं से हवा पानी टाइट हुआ हो, कोई डीले होगी। काम तो हो रहा है, सब कुछ एज यूजुअल हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। और आईईए में जो हमने करना था चाइना के अगेंस्ट वो भी कर लिया। और आपको बताओ, चाइनीज को हिंदी नहीं आती, जानता हूँ, पर हम तो इंग्लिश में बोलते हैं ना सर। मैं तो सारे चैनलों पर होता हूँ जो इंग्लिश में बोलती है। मेरी शायद शक्ल तो चाइनी भी पहचानते हो, मैं तो इंग्लिश में बोलता हूँ ना। इंग्लिश तो समझ आती होगी, चलिए हिंदी नहीं आती, मैं तो हिंदी में नहीं बोलता, मैं 90% नेशनल टीवी तो इंग्लिश में बोलता हूँ। तो चीमा साहब, अगर आप शो करेंगे इंग्लिश में तो इंग्लिश में बोल देंगे, ऐसी दिक्कत कोई नहीं है। हमें हिंदी इंग्लिश सब आती है, और चीनियों को भी इतनी समझ आ जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो चाइना को लेके हमारी स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं है। चाइना इज अ होस्टाइल कंट्री, देयर इज नो डाउट अराउंड इट। जिस फोरम में हमें चाइना को रोकना होता, उनके मंसूबों को फेल करना है। जहां हम एब्सटेन करना वहां करना, जहां विरोध करना वहां करना। We choose our battles and wars, and at the time and place of our choosing. Nobody can dictate a war on us. Neither are we fighting for anybody's war, neither we fight anybody's agenda, neither we fight anybody's propaganda. That's my limited take. बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमित भाई। आज दरअसल वो ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि वो जो पाकिस्तानी जनरल्स सारे अमेरिका चले जाते हैं, कोई इधर चले जाते हैं, किसी के पास कोई डाटा नहीं, सिर्फ रूमर्स हैं। जो जनरल, जो पाकिस्तान का 4 स्टार जनरल, क्या नाम था, हमीद गुल साहब, नॉट हमीद गुल, असलम बेग, ही स्टिल इन पाकिस्तान, ही गॉट रिटायर्ड इन 90s, आज भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि उन्होंने कहा जरा पाकिस्तानी जनरल क्योंकि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिक्स में करते हैं, तो वो पॉलिटिसाइज हो गए। अब देखिए ना, अब हर साल कई जनरल्स रिटायर हो रहे होते हैं, और ना इंडिया के पास कोई डाटा है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, ना मैं पाकिस्तान के, जवाब दूंगा। सुनिएगा, ना इंडिया के जी, पास डाटा कि वो जनरल रिटायर होकर कहाँ गए हैं, ना पाकिस्तान के पास डाटा। सो दिस इज वन ऑफ द कंपेन्स अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी एंड द पाकिस्तानी जनरल्स, कि एक है उनकी प्रोफेशनल लाइफ, एक है वो रिटायर्ड होकर किधर जाएँ भाई। भाई रिटायर्ड बंदा ज़िंदगी आसमान पे गुज़ारे, मार्स पे गुज़ारे, चाँद पे गुज़ारे, पाकिस्तान में गुज़ारे, कहीं भी गुज़ारे, उसको हक तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या कि ये हक नहीं है कि रिटायर्ड बंदा जो है वो अमेरिका नहीं जा सकता, वो दुबई नहीं जा सकता, वो सऊदी अरब नहीं जा सकता। बिल्कुल। मतलब ये आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि एक रिटायर्ड बंदा जो है, वो कहता है जी वो इधर ही रहे। भाई जिधर मर्ज़ी जाए, वो जब जब एक बंदा, आप इंडिया में भी लोग गवर्नमेंट में हैं, पाकिस्तान में भी लोग गवर्नमेंट में हैं। तो जब लोग गवर्नमेंट में होते हैं तो एनओसी लेके जाते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट का एक रूल है। इतना ज़्यादा दे आर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न। द मोमेंट यू आर रिटायर्ड, यू लेफ्ट द ब्लू पासपोर्ट, आपके पास ग्रीन पासपोर्ट है, जिधर मर्ज़ी घूमो यार, आसमान पे जाओ। क्या इंडिया वाले, क्या हमारे दोस्त जो है ना, आप परेशान हो जाते हैं। मैंने तो सिंपल सा सवाल किया था, आज़ाद कश्मीर कहने पे क्यों इतना ज़्यादा परेशानी है? आपने कहा ये कह दिया, वो कह दिया। आज जो है ना, इंडिया एंग्ज़ायटी में है। मुझे समझ नहीं आ रही, इतने अच्छे ताल्लुकात, और एंड आई एस्पायर फॉर दैट कि जितने अच्छे, और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात, ये कोई अमेरिका इंडिया पे एहसान नहीं कर रहा है, इंडिया इज़ अ कैपेबिलिटी। देखिए, मैं आई एम कमिंग फ्रॉम, स्पीकिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, बट आई अंडरस्टैंड दैट इंडिया हैज़ अ कैपेबिलिटी है इंडिया की। लेकिन आई विश कि पाकिस्तान की उतनी कैपेबिलिटी हो कि हम उतना मजबूत ताल्लुक अमेरिका से बना सकें और फ़ायदे ले सकें। हम वो नहीं कर सके, इकोनॉमी नहीं रख सके। लेकिन सुमित भाई, आप ये सारा टाइम ये मज़ा नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर भी परेशान है, राजनाथ सिंह भी परेशान है, सुमित पीर भाई भी परेशान है। आज की बात जो है ना, इंडिया के अंदर हलचल है कुछ। जी, जी, जवाब दूँगा जी। देखिए,
पहली बात तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, पहले इंडिया वाला विषय करें फिर जनरल्स पे आते हैं। हमने लास्ट टाइम भी बात की, देखिए इंडिया का मौसम खुशगवार है, कोई परेशानी कोई कुछ नहीं है। अगर देखिए चीमा साहब, अब अगर देखिए अगर यहाँ से 10-12 जहाज उठते हैं, आपके यहाँ ब्लैकआउट हो जाता, आप कहते हैं यार सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं हो रहा, उसे पैरानोया कहते हैं। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी जब व्हेन योर सेंसर्स, मैं मेडिकल डेफिनेशन बता रहा हूँ, एंजाइटी इज व्हेन योर सेंसर्स बिकम हाइपर एक्टिव। जैसे गाड़ी में रिमोट कंट्रोल लगाते हैं ना, वो टिक टिक वाला, कई बार क्या होता है आप गाड़ी के साथ चलो चूं चूं करती, उससे एंजाइटी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं यार इसके जरा सेंसर को डाउन कर दे, तो पेरेंजेंटीन सॉल्ट आता जो एंटी एंजाइटी काम आता है। पेरेंजेंटीन इज अ वेरी अर्जेंट सॉल्ट व्हिच इज यूज्ड अगेंस्ट एंटी एंजाइटी। तो हमें कोई पेरेंजेंटीन की जरूरत नहीं, हमारी कोई एंजाइटी लेवल नहीं है। बट आपकी ट्रांजिशनल रिलेशन में 5 साल में अगर आपको एक पाकिस्तानी एम्बेसडर इतने खुश आ गए, आपको इट्स कॉल्ड व्हाट एंजाइटी डिसऑर्डर है, बिकॉज आप इतने खुश हो उस चीज से, इतने खुश हो, आप कहते देखो यहाँ आ गया घूमने, आप लोग की हवा टाइट हो गई, आप लोग परेशान हो गए। चीमा साहब ऐसी कोई भी बात नहीं। देखिए वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। आप तो वहम की एक दूसरी स्टेज पे उसका इलाज क्या करें। अगर एंजाइटी भी हो आपको तो मैं दवाई बता दी, वहम का इलाज नहीं है। अब आते जनरल्स की बात। देखिए मैं कह रहा था मियाँ नवाज शरीफ साहब जब से आए सत्ता में 30 साल से, 6-7 लोगों के नाम आते हैं। उन 6-7 लोगों में से कितने लोग पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करूं, मैं नॉर्मल जनरल्स की भी बात नहीं करता, पहली बात। और ये सारे चीफ जो मतलब जब तक ड्यूटी में होते एक चीज बोलते ए जी ओ जी इत्थे उत्थे, और जैसे ही ड्यूटी खत्म वैसे पूरा रंग बदल गया। आपको याद होगा बोरिस ये मिखाइल गोर्बाचोव एक बार पेरिस्ट्रोइका कहने वाला, यूएसएसआर का फॉर्मर प्रेसिडेंट, एक बार लुई विटॉन का ब्रांड एम्बेसडर बना था लुई विटॉन का ब्रांड एम्बेसडर, आपने देखा होगा। तो ये वाला सिंड्रोम कहाँ से आ जाता है? अब इंडियन जनरल्स की बात करता हूँ जो रिटायर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वीके सिंह साहब कहाँ है? बाकी सब इंडिया में, किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी। पिछले आप अपना कंपेयर करिए, हमारा कंपेयर करिए, किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप नहीं, सब इंडिया में सही सलामत है, बादशाह है। हम कहते हैं चीमा साहब हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, हमारा दुश्मन है चाइना, ठीक है, ये कहते हैं ओपनली कहते हैं। मुझे बताइए कौन सा इंडियन जनरल, कौन सा एक्स आर्मी चीफ, कौन सा एक्स नेवल चीफ, कौन सा एक्स एयर चीफ पाकिस्तान में आके रहता हो या चाइना में रह के रहता हो, ये बता दीजिए। अगर आप बोलेंगे मैं आपकी बात मान लूंगा। अरे आप तो दिन भर, आप तो पूरे कैरियर में कहते हैं अमेरिका दुश्मनी, अमेरिका ऐसे ऐसे ऐसे, इसने ये कर दिया, हमें जंग करनी है, हमें जहाद करना, हमें ये करना, हमें वो करना। बट उसी अमेरिका के पास आप बाद में चले जाते हैं। कनाडा को आप बुरा भरा कहते, फिर भी कनाडा में आप चले जाते हैं। मैं ये हिपोक्रेसी को थोड़ा एक्सपोज कर रहा था डाटा के साथ। भाई 6-7 यहाँ का कंपैरिजन करिए, वहां का कंपैरिजन कीजिए। और अब आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ चीमा साहब। देखिए ट्रांजिशनल रिलेशन और ट्रांजिशनल गेन्स स्ट्रेटेजिक रिलेशन और स्ट्रेटेजिक गेन्स को अपसेट नहीं करते, ये मैथमेटिक्स है। तो हमारे यहाँ आपको पता नहीं कि कहाँ से कौन आपको ये अफवाह बता रहे कि भाई इंडिया में ये हो गया वो हो गया। अगर कुछ होता तो हमारे यहाँ से एक स्टेटमेंट तो आता ना, वी डोंट अप्रिशिएट दिस, वी कंडेम दिस, वी आर अपसेट विद दिस, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। एक छोटे मोटे प्रवक्ता का भी सब स्टेटमेंट नहीं आया। अरिंदम बागची साहब का भी एक स्टेटमेंट नहीं आया। जयशंकर साहब तो दूर की बात है, मोदी जी की तो दूर की बात है। ठीक है वो गए वहां घूम आए, हवा ववा खाए, हमें क्या दिक्कत है? उससे हकीकत जिंदगी नहीं बदलती, हकीकत जिंदगी वही है। और हमारा रिलेशन भी वही है, और रिलेशन मजबूत हो रहा है बिकॉज ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का साथ आना इज अ नेचुरल प्रोसेस। और आज इंडिया और अमेरिका का रिलेशन चीमा साहब इज अ कंपल्शन नॉट ऑप्शन। ये अमेरिका भी जानता है, ये हम भी जानते हैं। देखिए हमने एब्सटेंड किया, अमेरिका ने कुछ कहा नहीं कहा, उन्हें पता ठीक है खुद मुख्तार मुल्क है। और एक और बात बताइए, जो इंडिया ने करके दिखाया ना चीमा साहब, अब मैं आपको 5 एग्जांपल बोलूंगा। क्या ये औकात जापान की है? नहीं है। क्या ये औकात कनाडा की है? नहीं है। क्या ये औकात फ्रांस की है, जर्मनी की है? नहीं है। क्या ये औकात यूके की है? नहीं है। आज हम उनकी सरजमीन पे कह के अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। हमने F-16 में डॉक्टर जयशंकर ने बोला लेट्स नॉट फूल एनीबॉडी, देयर वाज अ वर्ड ही यूज्ड। अमेरिकन मीडिया को उनकी औकात उनकी जमीन पे दिखा दी, यूरोपियन यूनियन को उनकी औकात यूरोप की जमीन पे दिखा दी। ये भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व से न्यू इंडिया व्हिच इज राइजिंग एंड व्हिच इज कॉलिंग द शॉट्स इन नेशनल इंटरेस्ट। तो हमारी, और लास्ट चीज आपको बोलूंगा, अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, आवर फॉरेन पॉलिसी वाज इज एंड नेवर विल बी बेस्ड ऑन रिलीजन। तो रिलीजन जो हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जो हमारा जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उस पर हमारा फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है। एंड अगेन दीज इंटरेस्ट माइट चेंज विद टाइम। I'm not saying it will be a consistent. They might change with time. So that is what is the resilience of the foreign policy has been, because it is driven on a guiding principle and a framework.
It is not again transitional in nature. It is not driven by individual and person. आपकी सुमित भाई, ये मैं आपको एक बताता चलूँ, आपकी फॉरेन पॉलिसी जो रिलिजन पे बेस्ड आप कह रहे हैं ना, अगर दुनिया में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा हिंदू मुल्क होता तो डेफिनेटली होता। क्योंकि आप अकेले हैं, तो आपने कह दिया जी, अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, यू कैन डिनाई दिस व्हाट आई एम सेइंग। आपकी सरकार मैक्सिमम रिलिजन का इस्तेमाल डोमेस्टिकली कर रही है, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर मोदी का किसी मंदिर में जाना है, व्हाटएवर, दैट इज हिज राइट। ही इज एंटाइटल्ड टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, उनका हक है, करना चाहिए जो भी। सो मैक्सिमम इस्तेमाल डोमेस्टिकली हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन वहां पे है, ठीक है? अगर कोई पॉपुलेशन की और होती, ठीक है जी, जैसे फॉर इंस्टेंस आजकल मैं नोट कर रहा हूँ कि दुनिया में हर जगह जो है जैसे मसाजिद बनी है, बननी चाहिए, इस तरह मंदिर भी बन रहे हैं, गुरुद्वारे भी बनने चाहिए, चर्च भी बनने चाहिए, हर जगह जो बनना चाह रहा है। सो वो जो बड़े-बड़े मंदिर बन रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल जो है ना वो माइलेज, उसको उसको पेश ऐसे किया जा रहा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस जी दुबई में सबसे बड़ा मंदिर, जी अमेरिका में सबसे बड़ा मंदिर, दैट्स नॉट रॉन्ग है। व्हाट आई एम सेइंग कि जहाँ भी ये चीज़ें बन रही हैं, ममालिक उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे पाकिस्तानी जो है वो कहीं मस्जिद हो तो कहते हैं लो जी मस्जिद बन गई। वो कोई गुरुद्वारे की बात होगी, चर्च वाले कहेंगे जी लो जी चर्च में, फॉर एग्ज़ाम्पल देख रहा था कि यहाँ पे लोग पाकिस्तानी जो है वो ऐਵੇਂ खुश हो रहे होते हैं, लो जी वो हमने चर्च जो है ना वहाँ से खत्म हुआ और वहाँ मस्जिद डाल दी। हालाँकि इससे तो खुश तो नहीं होना चाहिए। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जी जी जहाँ पे आप मज़हब का इस्तेमाल होना होता है, आपकी सरकार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की है वो 5000% करती है, और डोमेस्टिकली तो वो करते ही करते हैं, वो योगी साहब हों, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हों। मुझे ये बताएँ, राफेल लेते हुए जो कुछ वो राजनाथ सिंह साहब कर रहे थे, व्हाट वाज़ दैट? ठीक है, हम्म, वो क्या था? वो मज़हब ही था ना, वो उससे अब वो उसको कुछ और तो नहीं था। सो डोंट टेल कि जी आप मज़हब का, दुनिया में दूसरा, तीसरा, चौथा अगर मुल्क होते तो आपकी भी पॉलिसी वही होती। अब हमारा ये है कि हम 60 भूल गए तो फिर इन्होंने, और हमारे, मैं तो कहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी मज़हब की बेस पे पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। मेरा तो एक शायद मेरा बिलीफ है, नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट, जो मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट हो, लेकिन हम आज़ाद हुए इस्लाम के नाम पे तो फिर उसी पे ही होनी है। तो मैं, सो ये ना आप कहें कि मज़हब वो नहीं है, मज़हब है। राफेल लेते हुए वो जो राजनाथ सिंह साहब ने किया था, मेरे ख्याल से वो मज़हब ही था। अगर नहीं है तो मुझे गाइड कर दें, मुझे एजुकेट कर दें। जी जवाब देता हूँ। देखिए चीमा साहब, या आपने अच्छा विषय छेड़ा। अभी एलसीएच हमने लॉन्च किया था, उसमें सर्वधर्म वो प्रार्थना हुई थी, चारों बड़े रिलीजनों से प्रार्थना हुई थी, राइट? अब जब हम राफेल लाए थे, वो पीक ऑफ कोविड में लाए थे, फ्रांस में लाए थे, और शस्त्र पूजा दशहरा के दिन होती होती है। ये आज का विधान नहीं है, सदियों से विधान चला आ रहा है, ठीक है जी। और अब आप देखिए, अब अगर आप देखिए, हिंदू मुल्क तो नेपाल भी, हिंदू तो श्रीलंका में भी, हिंदुओं की आबादी छोटी हो बड़ी हो कहाँ नहीं है, हिंदुओं की आबादी हर जगह है। और जो हमारा डायस्पोरा हर जगह ठहरा है, अगर हम मिलियंस में कहीं पे भी 4 मिलियन हम इंडियन डायस्पोरा, जिसमें से 80-90 के 95% हिंदू होंगे, ये हर कंट्री में फैले हुए। तो ऐसा नहीं है डायस्पोरा नहीं, अगर इसलिए हम कहते हैं अगर हमारा डायस्पोरा वो कंट्रीब्यूटिंग है, टैक्स पेइंग है आपकी कंट्री को बढ़ाना, तो हमें मंदिर की जगह दीजिए। यूएई में रूल नहीं था पहले, उन्होंने दे दिया, अच्छी बात है। तो बट अगर आप अब बुद्धिज्म की बात करें, चलिए बुद्धिज्म का शुरुआत कहाँ से हुई? गौतम बुद्ध तो हिंदू थे, गौतम बुद्ध का नाम बहुत सिद्धार्थ था, ही वाज हिंदू ना। देयर इज अ हिंदू हु स्टार्टेड बुद्धिज्म, राइट? अब सरदारों के गुरुओं की बात करें, वो भी तो हिंदू थे ना, राइट? तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इस सब की दे आर ऑफशूट्स ऑफ हिंदुइज्म ओनली, टेक्निकली स्पीकिंग, राइट? जैसे हम कहते हैं जीसस वाज अ ज्यू, Jesus was a Jew who started Christianity, and Quraishes were Jews before they converted to Islam. ये भी सच्चाई है। तो अगर आप इन सब चीजों को कंबाइन करें, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई हिंदू कंट्री नहीं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम, और आपके पास 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, और तब भी आप उनके बाय डिफॉल्ट लीडर बनने की कोशिश करते हैं। हमें जो अपने डायस्पोरा के लिए करना, हम तो करके जाते हैं, और आप डिफॉल्ट लीडर बनने की कोशिश करते हैं। मैं वो पॉइंट ला रहा था कि इट इज नॉट एंटायरली ड्रिवन ऑन द रिलीजन, क्योंकि भाई वहाँ मुसलमान की बात है इसलिए हमने एब्सटेन कर लिया, यहाँ तमिल ने जो हिंदू थे इसलिए हमने यहाँ, मतलब यहाँ इनको सपोर्ट कर दिया। आई वॉज कंपेयरिंग एप्पल्स विद एप्पल्स, नॉट एप्पल्स विद वाटरमेलन्स, की जो परिस्थितियां थी श्रीलंका के तमिलों की थी और एक हमारी उग्रों की थी। तो वी हैव, आवर फॉरेन पॉलिसी हैज बीन कंसिस्टेंट here. One religion involved is Hinduism, one religion involved is Muslims. So we have been consistent with both. That is the consistency of foreign policy. That is how, what consistency we bring to the table. और ये पिछले 20 साल से कंसिस्टेंट पॉलिसी चल रही है। और चीमा साहब को मतलब अच्छा नहीं लग रहा, पर कोई बात नहीं, दिस इज हाउ द पॉलिसी इज।
अगर आप मुझे टेक्निकली गलत मुझे आई एम एब्सोल्युटली ओके। मैं तो सुमित भाई, मैं तो एक चीज़ पे यकीन रखता हूँ, उसको तरक्की करनी चाहिए जो मेहनत करे। जी, उसको फल मिलना चाहिए जो मेहनत करे। वो इंडिया करे, वो अमेरिका करे, वो श्रीलंका करे, वो पाकिस्तान करे। और ये जो आज अगर इंडिया ने मेहनत की है पिछले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो फल मिल रहा है ना। सो आप मैं मेरे तो वो सवाल, और मैं तो बड़े पर्टिनेंट सवाल करता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों में क्लियर होता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी क्लियर हों। कि एक जगह पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दूसरी जगह पे क्वेश्चन मार्क है। तो लेट्स एड्रेस दैट क्वेश्चन मार्क। जी, सो मैंने मेरा तो ये बेसिकली मौक़िफ़ होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ऑब्जेक्टिव, मैं तो चाइना पे क्रिटिसिज़्म करता हूँ, मैं तो उग्रस पे भी करता हूँ, मैं तो सिंकियांग में जो चाइना कर रहा है, मैं तो नहीं माफ़ी देता किसी को। मैं तो अपने भी अंदर क्रिटिसिज़्म जो है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपनी सरकार पे तनकीद कर सकता हूँ। लेकिन मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इस तरह सरकार पे इस तरह तनकीद नहीं करते, क्योंकि फिर वो कहते हैं यार नहीं ये वो। हम तनकीद करते हैं भाई, करेंगे, बिकॉज़ आप वी आर लिविंग इन अ फ्री सोसाइटी, डेमोक्रेसी है भाई। चलो लूली लंगड़ी सी है तो सही है ना। तो थैंक यू वेरी मच समर भाई, थैंक यू वेरी ये मच ऑलवेज़। ये आपने आपने बहुत बढ़िया बोला आज। और मैं आपको बताऊं चीमा साहब, देखिए उग्रों का मसला है, मैं भी उग्रों पे कई बार टीवी पे इधर उधर बात की, मैं नहीं कह रहा मसला नहीं है, बट उग्रों के मसले से बड़ा मतलब था कि this was the essay test. Would your independent, resilient foreign policy take over, or will an influence, dominance, and inclination take over? So we have to prove to the world we are an independent, resilient foreign policy. That's why I told you. This is our stand today. In due course of time, it might change. It is not a final stand. आज हमारे इंटरेस्ट में ये एब्सटेन करना था, हमने किया। हो सकता कल हमारे इंटरेस्ट में विरोध करना, तो हम करेंगे. So that it will depend what suits in the interest of 1.3 billion people and the nation of India. बिल्कुल ठीक है। सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेयर लर्निंग। आपके साथ बात करते हुए जो है ना, वो दिमाग अलर्ट रहता है, सवाल करने पड़ते हैं, नए-नए आइडियाज़ ज़हन में आते हैं। सो मैं अपनी क्लास में अक्सर कहता था, द बेस्ट क्लास इज़ वेयर जहाँ पे अच्छे सवाल रेज़ होते हो ना, क्योंकि एंड बेस्ट डिस्कशन इज़ वेयर जहाँ पे अच्छे सवाल रेज़ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दिस इज़ द बेस्ट डिस्कशन, बट आई एम सेइंग दैट द अच्छे क्वेश्चन्स रेज़ होने चाहिए, सो दैट लोगों के जो दिमाग है उनके लिए डिफरेंट आइडियाज़ आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, इट्स ऑलवेज़ प्लेयर। Thank you, Chivasa. Pleasure, sir. Pleasure. Thank you very much.